नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना हर बार वीटो कर देता है और फिर हमारा सपना चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो गई है जिसके देखकर ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर, फिलहाल के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि भारत को परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिल जाए। ऐसा क्या हुआ है, इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए और फिर बेल आइकॉन को भी देखिए। देखिए, पाकिस्तान प्रेमी जो तुर्की है, तुर्की ने भारत का किया है समर्थन। जो आप सभी को पता होगा कि G20 की समिट है, उसमें तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान भी आए थे। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट ने तो किया, ज्यादातर लोगों को समर्थन है, ज्यादातर लोगों ने इंडिया का समर्थन किया है। लेकिन क्या चीन भारत के स्थायी सदस्यत्व को मान्यता देगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो तुर्की की बात करें अगर शुरुआत से, तो 2-3 साल देखिए, 2019 में जब हमने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था, तब तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तुर्की ने पाकिस्तान को कहा था कि हम आपके साथ हैं, और इसका जवाब भारत ने भी दिया था कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमारा बायलैटरल मुद्दा है, आप इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए और आप इसमें बीच में मत पड़िए। ऐसा भारत ने भी तुर्की को जवाब दिया था। लेकिन तुर्की ने तब से लेकर, जब पाकिस्तान का प्रेमी था तब से लेकर अभी इंडिया का समर्थन, ऐसा इन 2-4 सालों में ऐसा क्या हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, तुर्की को भी लग रहा होगा कि हाल ही में पाकिस्तान में तो आर्थिक संकट चल रहा है, तो पाकिस्तान किसी काम का नहीं है तुर्की के लिए। लेकिन इंडिया तुर्की के लिए बहुत काम का होगा। अगर इंटरनेशनल जो ग्लोबल पावर है, ग्लोबल पावर में अगर भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, तो तुर्की को लग रहा होगा कि तुर्की को भी सपोर्ट चाहिए भारत का। तो ग्लोबल पावर जो बढ़ रही है भारत की इंटरनेशनल अफेयर्स में, ग्लोबल साउथ का लीडर बनने जा रहा है भारत, तो इसी वजह से मुझे तो लगता है कि तुर्की भारत को सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने हाल ही में जो G20 हुआ है दिल्ली में, तब तैयब एर्दोगान आए थे। तरह आप सभी को पता होगा कि तुर्की G20 का मेंबर है। तब तैयब एर्दोगान आए थे और फिर इसमें शामिल भी हुए, और उन्होंने कहा कि भारत एक सबसे अच्छा और शांततापूर्ण देश है, और हम भारत को सपोर्ट करते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस का अभिन्न अंग है, भाग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन में। तो उसके लिए हम भारत को सपोर्ट करते हैं कि भारत को भी परमानेंट सीट या स्थायी सीट मिलनी चाहिए। तो फिर पहले ही अमेरिका ने ही किया था। जो बाइडन, आप सभी को पता होगा कि जो बाइडन ने भी हाल ही में G20 के समिट में पीएम नरेंद्र मोदी को कहा था कि हम आपकी यूएनएससी में परमानेंट सीट को सपोर्ट करते हैं। तो हालांकि इन सभी का लीडर का सपोर्ट है, और तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि जो देश है, यानी जो जग है अभी के, अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ 5 कंट्रीज जो सबसे पावर थे, कब थे, वर्ल्ड वॉर 2 के समय, तब वो कंट्री तब पावरफुल थे, वो अभी फिलहाल के लिए दुनिया नहीं चला सकते। इन्होंने कहा कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 वो जीते होंगे, लेकिन ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में पूरी दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो चुका है। अलग अलग पावरफुल कंट्रीज जो पहले थी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम तब पावरफुल थी, वो अभी डाउनग्रेड हो गई है, और फिर इकोनॉमी के लिहाज से भी वो 6ठे नंबर पे है। और भारत ने यूनाइटेड किंगडम को भी ओवरटेक करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। तो इसी वजह से उनका कहना है कि पूरी दुनिया को अगर ठीक से चलाना है तो इसमें भारत को भी शामिल करना होगा, और हम प्राउड करते हैं कि भारत जैसा कंट्री हमारे मेंबर, जो यूएनएस की मेंबर है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें होना चाहिए, एक परमानेंट यानी फुल टाइम मेंबर होना चाहिए। और फिर जब जो बाइडन भी आए थे, तब उन्होंने भी कहा था कि हम इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है जो यूएनएससी में, उसको लेकर हम सपोर्ट करते हैं। अगर हम इसके पीछे की बात करें तो भारत को सपोर्ट 4 कंट्रीज का है। 4 कंट्रीज मतलब जो 5 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 5 परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें आता है अमेरिका आता है, उसमें फिर फ्रांस आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, रशिया आता है, और फिर चाइना आता है। इन चारों का तो सपोर्ट हमें है। जो कौन कौन से, अमेरिका का सपोर्ट है, फ्रांस का सपोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम का सपोर्ट है, और फिर रशिया का तो हमेशा सपोर्ट है ही। लेकिन टांग कौन अड़ाता है? टांग हमेशा से अड़ाता है चाइना। तो इसी वजह से चाइना के अड़कने, जो चाइना टांग अड़ाता है, इसी वजह से भारत का सपना पूरा नहीं हो रहा है। भारत की G20 जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको नहीं मिल रही है। अभी ऐसा चाइना क्यों कर रहा है?
चाइना को लग रहा है कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल गई तो वो कभी भी चाइना के खिलाफ जा सकता है। चाइना अगर कोई प्रस्ताव लाएगा यूनाइटेड नेशन में तो वो भारत के अगर पसंद नहीं होगा तो भारत उसको वीटो पावर करके नलीफाई कर देता है, जैसे चाइना करता है। जैसे भारत अगर यूनाइटेड नेशन में कोई भी टेररिस्ट हो, जिसकी तरफ पाकिस्तान का टेररिस्ट है जो हमें भारत को परेशान करता है, भारत में आतंकवादी हमले करता है, उसे अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना है तो चाइना उसे वीटो कर देता है। चाइना कहता है कि नहीं, हम इसे होने नहीं देंगे। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए, तो इसी वजह से चाइना को ये डर है कि भारत अगर परमानेंट सीट बनता है तो हमारे कामों में अटकलें लगाएगा। तो इसी वजह से चाइना सपोर्ट नहीं करता है भारत का। बाकी के 4 देशों का तो सपोर्ट है लेकिन चाइना का सपोर्ट नहीं है। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, अगर रिफॉर्म्स 195 कंट्रीज यूनेस्को में है, अगर उसको हमसे 2/3 कंट्रीज का भी सपोर्ट मिल गया, चलो हमें 2/3 कंट्रीज का सपोर्ट मिल गया, चले हम यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, लेकिन रिफॉर्म्स करने के बाद वो प्रस्ताव पारित होने में के लिए कहां जाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और फिर चाइना वहां पे वीटो कर देगा। हमें ज्यादातर कंट्रीज का सपोर्ट है। देखिए 2/3 कंट्रीज का सपोर्ट होना चाहिए अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाना है तो। अगर हमें 2/3 कंट्रीज का सपोर्ट है लेकिन चाइना अगर उसमें टांग अड़ा रहा है तो ये फिर भारत के लिए मजबूरी साबित होती है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं मिल सकती है। अगर चाइना की बात करें तो देखिए चाइना, ये यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में बनाया गया था। ऐसा क्यों बनाया गया था कि यूनाइटेड नेशन का कहना था कि पूरी दुनिया में अब तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। यूनाइटेड नेशन क्या करेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 होने नहीं देगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो फिर से यूनाइटेड नेशन बंद हो जाएगा और फिर कोई भी अलग नेशन तैयार हो जाएगा कि पूरी दुनिया एक समन्वय से, एक कोऑर्डिनेशन की तरह वर्क करे। अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो अलाइड पावर्स थी, जिसमें कि अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, रशिया और फ्रांस था। चाइना तो नहीं था, चाइना तो अपना सिविल वॉर लड़ रहा था और फिर जापान के साथ युद्ध लड़ रहा था। लेकिन ये 4 विजेता राष्ट्र थे, अलाइड पावर्स थे, इन्होंने जर्मनी, इटली और जापान को हराया था। तब इनको यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में मिल गई थी परमानेंट सीट। लेकिन अमेरिका और जो यूएसएसआर था तब के समय के पावरफुल सुपर पावर, उनको लगा कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया से ज्यादा लोगों को सब समर्थन चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप एक किसी को तो भी देना पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, अमेरिका ने इंडिया से पूछा आपको परमानेंट सीट चाहिए, फिर रशिया ने भी हमें आमंत्रित किया क्योंकि चाइना में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट किसको थी? जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो फिलहाल ताइवान में वर्किंग है, तो उसको परमानेंट सीट थी 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन 1949 आते आते चाइना में कब्जा किसका हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया। तो अमेरिका को ऐसा लगा कि यूनाइटेड नेशन में 2-2 कम्युनिस्ट पार्टीज, 2-2 कम्युनिस्ट देश होंगे तो हमारा वर्चस्व कम होगा। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा था कि इंडिया को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में। लेकिन तब के हमारे लीडर ने इसे कैंसिल कर दिया और फिर कहा कि चाइना ज्यादा एलिजिबल है, उनको आप दीजिए। वो डिसीजन सबसे डिजास्टर साबित हुआ है हमारे लिए। अब तक चाइना हमारे जो भी प्रस्ताव है यूनाइटेड नेशन में उसे नलिफाई कर देता है और फिर उसको वीटो करने की वजह हमारा नुकसान होता है। तो तब के लीडर को दूरदर्शिता नहीं थी, तब के लीडर ने एक गलती की। लेकिन फिलहाल के लिए, अभी के लिए भी, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 को लगभग 80 साल हो गए और फिर यूनाइटेड किंगडम का अभी के अगर 21वीं सदी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के पास तो कुछ नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ना सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है, ना ही उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिली क्यों है? क्योंकि 80 साल पहले 1945 में उसने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। हमारे एस जयशंकर साहब ने बोला भी है, एक आइलैंड कंट्री जो कि 80 साल पहले कोई तो भी एक वार जो युद्ध जीता था, उसी वजह से उसको परमानेंट सीट मिल गई है। ऐसा तो नहीं चलेगा 21वीं सदी में। ये 21वीं सदी की दुनिया है और फिर इसको अगर चलाना है ठीक से तो उसको उस यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट यानी स्थायी सीट देना ही होगा, तभी ये अच्छी तरह से चलेगा। अगर हम परमानेंट सीट की बात करें तो बताया आपको, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से, फिर यहाँ पे रशिया जो कि प्रीवियसली यूएसएसआर था, फिर चाइना को मिल गई है। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों के पास वीटो पावर है, यानी यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट हासिल कर चुके हैं। अगर इसमें सिर्फ परमानेंट मेंबर्स ही नहीं है, कुछ अस्थायी भी सदस्य होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो वहां पे भारत भी अस्थायी सदस्य था, नॉन परमानेंट मेंबर था वहां पे। तो इसके चलते ये जो 10 मेंबर्स है ये तो चेंज होते रहते हैं टाइमिंग के अनुसार, रोटेशन की वजह से। लेकिन परमानेंट सीट भारत को चाहिए क्योंकि भारत सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री है और आपको भारत को
पूरी दुनिया में अगर कोई डिसीजन लेना है आपको मानवता के लिहाज से, तो भारत को अलग साइड में रखकर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन भारत में रहती है। तो भारत को परमानेंट सदस्य मिलना ही चाहिए। तो हमें अभी हाल ही में बात करें तो तुर्की का तो सपोर्ट मिल गया है, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स का तो है ही, और भारत सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स में। तो इंडिया वहां पे एक एलिजिबल कैंडिडेट है यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के लिए। तो ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए, और फिलहाल के लिए तुर्की ने भी इसका सपोर्ट किया है, और इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं लगता है कि चाइना इसका सपोर्ट करेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन को भारत की जरूरत है, और फिर यूनाइटेड नेशन को अगर पूरी दुनिया में शांतता रहने देनी है तो भारत को उसमें शामिल करना होगा, तभी पूरी दुनिया शांतता पूर्वक रहेगी। और अगर एशिया को कंट्रोल करना है, देखिए इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन से, अभी ज्यादातर तो एशिया की कंट्रीज है। तो एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक कंट्रीज को नहीं चलेगा, इंडिया को भी इसमें शामिल करना होगा, भारत को भी शामिल करना होगा, तब भी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स ने भी कहा है, और इन फ्यूचर हमें परमानेंट सीट मिलेगी भी। तो फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके साथियों के साथ साझा कर दीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगला ही ऐसा वीडियो लेकर। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी वीडियो हो, कोई भी न्यूज़ हो, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली